गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो जैसे कि हमारी रोज 6 बजे आपके लिए एक 40 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो चल रही है, जो कि क्लास 3 पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी को इसका बेनिफिट हो, इसीलिए आप सभी ने ये सेशन जो है वो पूरा लगाना है। आज हम सेशन में इंडियन पॉलिटी को जो करेंगे, इसकी पुरानी वीडियोस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी को टाइप कीजिए और वहां पे आपको 13 लेक्चर और इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स हमने इंडियन पॉलिटी पे लिए हैं, कम से कम 5000 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके आज तक हम कर चुके हैं। सो उनको जरूर लगाइएगा। पेपर से पहले आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो इसमें हो जाएगी। ठीक है, सो जल्द से जल्द आप लोगों ने इस सेशन के साथ जुड़ना है और इस सेशन को अच्छे से प्रॉपर पूरा लगाना है। चाहे आप इसको 1.75 में देखिए, 1.5 पे देखिए, जैसे मर्जी देख सकते हैं। एक रैपिड फायर के तौर पे होता है जिसमें टोटली क्लास 3 पोस्ट जो हिमाचल प्रदेश की होती हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही वो क्वेश्चंस है जिनके जिस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ये हमेशा आपके साथ रहने चाहिए क्योंकि ये पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको करके जरूर जाना है। उससे पहले एचपी एलाइड और एनटी का ऑनलाइन बैच 5 हमारा 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन अभी भी ओपन है, तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एचपी एलाइड की कम से कम 60 से 70 वैकेंसी, जिसमें से 25 ईटीआई की भर्ती जो है वो आपकी आ सकती है। सो ये बिग अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद कब एलाइड का पेपर आएगा, ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं इसको। सो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये कोर्स जो है 40% ऑफ के साथ आपको निम्बस करियर ऐप में मिलेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो 7814846248 पे कॉल करके आप इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच 6 जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा। क्लासेस इसकी मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें 180 प्लस लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, आपको बहुत कुछ जो मिलेगा। 7814846248 पे कॉल करके भी आप इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। 50% ऑफ जो है वो आपको इस टाइम पे मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 कर दिया। आप सभी को पता है कि 18 वर्ष से ऊपर ही जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो पहले ये 21 थी, फिर इसको 18 कर दिया गया। तो कौन से अमेंडमेंट या संशोधन के तौर पे किया? ए बी सी डी किसके द्वारा किया गया था, जल्दी बताएंगे। तो आंसर क्या होगा यहां पे? सो आंसर होगा आपका 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत जो है ये आपका लागू किया गया था। 21 से 18 जो है वो एज कर दी गई थी वोटिंग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट आपने मन में आंसर्स बनाने हैं और जब मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, कोई भी क्वेरी होगी, आप हमसे पूछ सकते हैं। द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन द लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप सभी को पता है कि सरकार के खिलाफ लगाया जाता है। ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 2019 में भी लगा था, अभी 2023 में भी लगा। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि सरकार से पूछा जाता है कि आप अपनी मेजोरिटी शो कीजिए। सो मेजोरिटी सरकार वहां पे वोटिंग होती है और उस वोटिंग के थ्रू जो है आपका कॉन्फिडेंस शो करती है जो रूलिंग पार्टी होती है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो 1963 में जो है वो आपका फर्स्ट टाइम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हुआ था। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी तक इंडिया में कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो चुके हैं, बताइए कितने। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट है, which of the following article deals with the citizenship at the time of commencement of the constitution। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना प्रारंभ में, तो उस टाइम पे सिटीजनशिप जो है वो कौन से आर्टिकल में थी? आर्टिकल 5, 6, 7 या 8? फटाफट बताएंगे सभी के सभी आंसर्स। इंपॉर्टेंट सेशन है और इंपॉर्टेंट सेशन में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो हमेशा आपको पेपर में आ सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। सो इंडियन आर्म्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इल्बर्ट बिल एक्ट और रॉलेट एक्ट। तो जब आप 1919 की बात करते हो तो यहीं से आपको पता लग जाता है कि ये एक्ट किसकी बात कर रहा है। ये एक्ट रॉलेट एक्ट की बात कर रहा है, जिसमें ये कहा गया था, इसके खिलाफ गांधी जी ने भी रॉलेट सत्याग्रह 1919 में किया था और ये भी बताया था उसमें उन्होंने कि भाई इसमें क्या था, इसमें जनरली क्या था कि ब्रिटिशर किसी विगार, किसी सबूत वगैरह के किसी को भी कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। सो जो हेबस कॉर्पस आपको मिलती है, इलीगल डिटेंशन के खिलाफ जो आपको रिट मिलती है, वो बिल्कुल ही कैंसिल जो है वो कर दी गई थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के मुख्य स्रोतों में से एक है, जिसमें से सबसे ज्यादा चीजें, कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये घुमा के डाला इस बार गूगली, बताएं इसको डिफेंड कर पाएंगे या छक्का मारेंगे इस पे? और छक्का ही मारना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले कर रखे हो। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 1947 से 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ
सॉरी 49 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ तब तक हमारा जो है वो क्या हुआ, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को हम जो है वो यूज कर रहे थे, इनके प्रावधानों को यूज कर रहे थे, और ये इन प्रावधानों में हमने चेंजेस भी जो है वो कुछ किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंधित है? मतलब ये डीपीएसपी के रिगार्डिंग बात है, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपकी। यहाँ डीपीएसपी की बात की, कौन सा डीपीएसपी जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में आपका डीपीएसपी आता है। कौन सा डीपीएसपी? 48A, 41, 43A, 51। लगाइए दिमाग, कौन सा आएगा आंसर? सो आर्टिकल 51 इज द राइट आंसर जो है वो आपका आएगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 किससे रिलेटेड जो है वो बात करता है। जल्दी चलिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जो है वो इसके बारे में सबसे पहली बार जो है वो बात की थी? तो बताए, इंदिरा नेहरू गांधी केस, मिनर्वा मिल केस, सेंट्रल कोलफील्ड, या फिर केशव नंदा भारती केस। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, केशव नंदन भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। उस केस में सबसे पहली बार डॉक्ट्राइन जो बेसिक स्ट्रक्चर की दी थी कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को मेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को मेंट कर सकती है विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट है, who described prime minister as a primus inter pares, first among the equals and keystone of the cabinet arc? Herbert Marison, Sir William Werner Harcourt, H.G. Lasky या लॉर्ड मॉर्ले? किसने बोला था, जल्दी बताएं। हर्बर्ट मार्क्सन, सर विलियम हर्नलकॉट, एच.ए. लास्की, लॉर्ड मॉर्ले। तो आंसर होगा लॉर्ड मॉर्ले, यहां पे जो है वो राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। फटाफट आंसर देने आप सभी ने। और इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कहां मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा HP Studies 01। इकट्ठा लिखना है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। लिंक जो है वो आपको कहां पे मिला हुआ है? कम से कम 1.6K यहाँ पे सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, साथ में हमारी पीडीएफ मिलती है, और पीडीएफ के साथ साथ हमारी क्लासेस के बारे में पता लगता है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में पता लगता है। तो अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल को भी जो है वो आप यूज जो है वो यहाँ पे, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, सो विच आर्टिकल डिक्लेयर लॉज दैट इनकंसिस्टेंट एंड फंडामेंटल राइट्स नल एंड वॉइड? किसने बोला था अनुच्छेद ने कि मौलिक अधिकार से असंगत कानून को अमान्य घोषित करता है? मतलब कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हट करते हैं या फिर उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनको नल और वॉइड मतलब वो अप्लाई कभी भी नहीं होंगे। तो आंसर होगा आर्टिकल 13 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। क्या आएगा आंसर? आर्टिकल 13 यहाँ पे राइट आंसर। 13 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक आपको मिलते हैं, उसमें दी गई डेफिनेशन। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत? पंचायत कौन से आर्टिकल में आती है? पार्ट 9, 9A, 9B या 10? तो आंसर होगा पार्ट 9। बड़ा आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने जल्दी आंसर दे दिया। देखो पार्ट 9A में आपकी म्युनिसिपैलिटी है ना, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी, और 9B में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहाँ पे राइट आंसर आएगा। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से अमेंडमेंट के अंडर आई है? चलो आप लोग मुझे बताओ, कौन से अमेंडमेंट के अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऐड की गई है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल में आई है? ये कौन से डीपीएसपी में? जल्दी बताएं, कौन से डीपीएसपी में आपको जो है वो आपको दैट इज योर विलेज पंचायत बताएंगे? गांधीयन प्रिंसिपल है, पहले बता देता हूं, गांधीयन प्रिंसिपल है। क्या आंसर होगा बताए? आर्टिकल 39, 48, 40, 47। तो 40 इज द राइट आंसर होगा। दिस इज द बेस ऑफ पंचायती राज, जो कि आगे जाके 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जाके पास हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? फटाफट आंसर करने हैं आप सभी ने यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? किस टाइप की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है? प्रधान राष्ट्रपति सरकार, निरपक्षता, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, या नन ऑफ द अबव? अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की जाती है, मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो भी वो काम करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यहाँ पे जितने भी काउंसिलर मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री होते हैं वो सब आंसरेबल होते हैं टू द लोकसभा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मर्जी का मतलब है कि जब भी वो कुछ करेंगे तो दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा। चलिए नेक्स्ट है,
और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी जो है वो बोला जाता है, ये ध्यान में रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार प्रणाली को प्रधानमंत्री सरकार के रूप में वर्णित किया था? Which of the following describe the British system of government as a prime minister government? K.M. मुंशी, जेनिंग्स, मैकिन्टोश या नन ऑफ द ऑफ? क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर होगा आपका मैकिन्टोश, यहां पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। लोकसभा का टेन्यूर कितना होता है? 5 इयर्स, बट वो परमानेंट नहीं होता क्योंकि कभी भी बीच में उड़ सकते हैं। बट वैसे एमपी अगर आप बनते हैं तो कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए बनते हो। हालांकि आप सरकार आपकी गिर जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट आप एमपी जरूर रहेंगे, सरकार किसी और की भी बन सकती है। बट राज्यसभा का जब बोले तो राज्यसभा कितने साल आता है? दैट इज 6 इयर्स आता है, और ये परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है, ध्यान में रखना। तो आंसर यहाँ पे 6 इयर्स जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट सिक्किम वाज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत सिक्किम को, जो कि पहले एक एसोसिएट स्टेट बनी थी और उसके बाद उसको फुल फ्लेज स्टेट जो है वो बना दिया गया? 30th, 32, 35 या 36, कौन से अमेंडमेंट के अंदर सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट जो है वो बना दिया गया था? सो आंसर होगा आपका 36th अमेंडमेंट एक्ट इज द राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा इसमें, ठीक है। नाउ हु कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट्स? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन, नन ऑफ द अबव? जो म्युनिसिपैलिटीज में और पंचायत में, मैंने कितनी बार आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, इट्स काइंड ऑफ रिवीजन। जब आपके कुछ कंसेप्ट्स के थ्रू आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे इलेक्शंस कराता है इंडिया में एक्सेप्ट दैट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। तो कौन से करवाता होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस जो है वो करवाता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको पेश करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब किसको पेश करता है? प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को या लोकसभा को? किसको पेश करता है ये अपनी फाइनल रिपोर्ट? तो आंसर बनेगा आपका प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही ये रिपोर्ट जो है वो अपनी पेश करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग गठन हुआ था? राइट टू स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन भी जो आपका आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, दैट इज सेंट्रल का भी इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो आपका बनता है। तो कौन से दैट इज एक्ट के अंदर जो है आरटीआई कब आया भाई? मनमोहन सिंह के टाइम पे आया था, यही हिंट दे सकता हूं। मनरेगा हो गया, आरटीआई हो गया, ये बड़े फेमस डिसीजंस थे मनमोहन सिंह की पहली सरकार के। तो आंसर होगा 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द सीएजी? सीएजी का आर्टिकल कौन सा? 147, 148, 149 या 150? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये पेपर में डायरेक्ट भी हिट कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं साथ में उससे भी आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। बस आपने सेशन को पूरा लगाना है, चाहे जितनी मर्जी फास्ट लगा ले, तभी ये रिकॉर्डेड है ताकि सुबह सुबह आपका पेशेंस चेक ना किया जाए। मैं चाहता था कि ये एक प्रीमियर या फिर एक लाइव तौर पे भी लिया जा सके, बट मेरी कोशिश ये है कि सुबह आप जितना एक पेशेंस नहीं होता बच्चे में, तो वो फटाफट जितना तेजी से इसको देखना चाहता है देख सकता है। तो आर्टिकल 148 यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नाउ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशन अबाउट द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल की पावर्स और इम्यूनिटीज जो प्रिविलेजेस उसको मिलते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंटर में होते हैं, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल जो है वो आपके कहां होते हैं? दैट इज इन द स्टेट में होते हैं। तो आर्टिकल 194 इज द राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? एनिमल पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी बताएं, फटाफट आंसर करना है भाई। 1962, 63, 64, 65? नहीं आता होगा, कई बच्चों को नहीं आता होगा ये क्वेश्चन। 1962 इज द राइट आंसर, एस्टैब्लिश्ड इन द 1962। नाउ बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरार्की जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर आया था, बट यहां पे तो मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा है, गलती से 1919 लगा देते आप। बट क्यों? क्योंकि मैंने पूछा कि सेंटर में, क्योंकि डायरार्की जो है वो आगे जाके इन्होंने क्या किया, डायरार्की पहले इन्होंने स्टेट में, प्रोविंसेस में, मतलब और प्रोविंसेस ही बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है, स्टेट काट दो, प्रोविंसेस में और स्टेट में
या फिर स्टेट बोल सकते हो। प्रोविंसेस में अलग से डीआरकी था और सेंट्रल लेवल पे अलग से डीआरकी था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद इसको प्रोविंसेस से हटा के सिर्फ सेंटर में ही डीआरकी सिस्टम जो है वो रखा गया। क्लियर हो गया? तो आंसर होगा आपका 1935। पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243V के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सेम बात, अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी उम्र कितनी चाहिए, और अगर आपको म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ना है तो कितनी उम्र चाहिए? तो बताइए कितनी उम्र चाहिए? तो 21 साल चाहिए भाई। जैसे आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो कितनी चाहिए? 25। राज्यसभा का लड़ना है तो कितनी चाहिए? 30। राष्ट्रपति का लड़ना है तो 35। उपराष्ट्रपति का लड़ना है तो 35। बस ये एजेस को ध्यान में रखा करो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कितनी आएगी? 21 साल यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा ना। पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल एंड डिसमिसल ऑफ ए सिविल सर्वेंट। किसी सिविल सर्वेंट को अगर निकालना है तो कौन से आर्टिकल के अंडर निकालेंगे? 25, 256, 311, 370, किसके अंडर निकालेंगे? तो यहाँ पे यहीं से क्लियर हो जाता है 311 के अंडर जो है, क्योंकि ये लाइन ही वो है आपकी जिसमें सिविल सर्वेंट से रिलेटेड जो है वो बात की गई है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स, कौन सी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप शामिल है? ओथ किस में शामिल है? 4th, 5वीं, तीसरी या फिर दूसरी? किस अनुसूची में ओथ टू बी टेकन बाय द डिफरेंट योर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो होती हैं वो ओथ के बारे में बात की गई है? तो आंसर होगा आपका 3rd शेड्यूल यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहां पे लोग ही डिसीजन लेते हैं, जहां पे लोग उसके बीच में सुनवाई होती है, लॉ लोग बनाते हैं। बताइए भाई, डायरेक्ट होता है, लोगों के द्वारा प्रतिनिधि नहीं बनाते, डायरेक्ट लोग बनाते हैं। लोगों से पूछा जाता है क्या डिसीजन लिया जाएगा, तो कहां पे होता है? नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम सभा या विलेज पंचायत? कहां पे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं डायरेक्ट? तो आंसर होगा ग्राम सभा। और जो भी बंदा 18 से ऊपर है जो कि एक वोटर है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है, ये ध्यान में रखना। अगर आप भी किसी पंचायत में हैं और वहां पे आप 18 से ऊपर हैं तो आप ग्राम सभा के मेंबर हैं, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द स्टेट? द डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन सा है आर्टिकल जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है भाई? 9, 10, 11, 12 आर्टिकल के हिसाब से आपने आंसर देना है। डेफिनेशन स्टेट याद होगा आपने, किस में पढ़ा है आपने? तो 12, जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना, तो फंडामेंटल राइट पढ़ते हो सबसे पहले क्या आता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात जो है वो यहाँ पे की जाती है, ठीक है। चलिए, व्हेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी वाज अपॉइंटेड? 1953 में सबसे पहली लैंग्वेज बेस पे जो स्टेट बनी थी वो आंध्र प्रदेश बनी थी। उसके बाद 1950 में फैजल अली कमीशन बिठाया गया और फैजल अली कमीशन ने फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर 1956 के अंदर लैंग्वेज बेस पे हमने 14 स्टेट्स बनाई और हमारी कुछ 6 यूटीएच भी बनी, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश भी था कि नहीं था, है ना। बट कमेटी कब बनी? तो कमेटी का आंसर 53 आएगा। 56 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था आपका, ये ध्यान में रखना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? बड़ा आसान क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से आर्टिकल में आती हैं? जल्दी बताएं। पार्ट 4A में आती है ना। पार्ट 4A में आर्टिकल कौन सा है? दैट इज 51A में आती है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको लगे होंगे बड़े आसान क्वेश्चन, बड़े अच्छे होते हैं। क्लास 3 पोस्ट पे मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है इसमें, कुछ क्वेश्चन आपको समझने के लिए भी होंगे और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। देखो, पॉलिटी तो वही है, इतनी सी लक्ष्मीकांत है, उसको पूरा पढ़ लो, उससे बाहर कहीं पेपर नहीं आने वाला हिमाचल में। खा जाओ उसको पूरा, ऐसे खाने मत लग जाना उसको मतलब पढ़ना है, उसको एक एक चैप्टर को एक एक लाइन को समझो करो और उसके बाद क्वेश्चन करो। अरे लक्ष्मीकांत जब खरीदोगे ना उसके पीछे भी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी करो। अरे सारी लक्ष्मीकांत वहीं से कवर हो जाएगी आपकी। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? राइट टू रिलीजन या राइट टू रिलीजन जो है हमारा, बताइए भी कौन से कौन से आर्टिकल के बीच में? 25 से 28, 29, 30, 32 से 35 या 23 से 24? सो आंसर 25 से 28 जो है वो आपका क्या है? दैट इज राइट टू रिलीजन जो है वो आपका आएगा। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी चीज जो अमेरिका से नहीं ली हमने, यूएसए से? प्रेम्बल, सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स। सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑफ द लक्ष्मीकांत जो है ना, कुछ चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बताएं क्या आंसर होगा? प्रेम्बल, सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशियल रिव्यू। तो आंसर क्या होगा? सिंगल सिटीजनशिप, जो कि हमने किससे ली है? ब्रिटेन से जो है वो हमने ली है इसको, ठीक है।
चलिए, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, संविधान के में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार ली गई है, इस प्रकार नहीं आएगा, किससे ली है ये पूछा गया है, इसमें हिंदी अनुवाद गलत हो गया, पता है, यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका या कनाडा। अमेंडमेंट मतलब हमने संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, तो वो प्रोसीजर जो है प्रॉपर वो किससे लिया, तो वो साउथ अफ्रीका से जो है वो हमने लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी बात जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से वाकिफ रखती है। ही हैज अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, सभी कोर्ट्स में बैठ सकता है। उसके कार्यालय और परिचालन का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा, कोई भी चीज है मतलब कितना उसका टेन्योर रहेगा कितना नहीं होगा ये प्रेसिडेंट तय करेगा। ही एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल एडवाइजेस देता है, गवर्नमेंट का वकील होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर होगा, सारी तीनों की तीनों जो है वो सही है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, 54, 63, 77, 79। फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पढ़ा होगा आपने, उसमें आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, मैंने तो बोला ना लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लो, वहां से आपका आराम से हो जाएगा, बट उसको पढ़ना पड़ेगा, छोटी मोटी लूसेंट वगैरह मत पढ़ा करो, बड़ी बुक पढ़ो, छोटे छोटे क्वेश्चन भी वहां से हो जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी वहां पे हो जाएंगे। सो आंसर आर्टिकल 79 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का जब होता है, ज्वाइंट सेशन होगा ना, आज तक सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, तो वो ज्वाइंट जब, अच्छा कमेंट में बताओ मुझे, कमेंट में बताना ज्वाइंट सेशन 3 बार हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन किस किस बिल पे हुआ हमारा ज्वाइंट सेशन, जल्दी बताएंगे आप। तो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 108 में आपका ज्वाइंट सेशन आता है, जब दोनों के बीच में डेडलॉक हो जाता है। जनरली आपका ज्वाइंट सेशन किसके लिए होगा, ऑर्डिनरी बिल के लिए होगा, फाइनेंशियल बिल के लिए होगा, सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए होगा। अगर कोई बोलेगा इन्हीं दोनों के लिए होगा, बोलना हाँ होगा। अगर कोई बोलेगा कि भाई मनी बिल में ज्वाइंट सेशन होगा, बोलना नहीं होगा। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में होगा, बोला नहीं होगा, इन दोनों में नहीं होता, इन दोनों में होता है। तो 108 इज द राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैक्ड और इम्पीच बाय द पार्लियामेंट, इनमें से किसको पार्लियामेंट जो है वो नहीं निकाल सकती है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जिसको नहीं निकाल सकती, बताइए किसको नहीं निकाल सकती पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल को नहीं निकाल सकती, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो प्रेसिडेंट के हाथ में है कि सेंटर, मतलब सेंटर ने बोला भाई निकाल दो इसको तो निकाल दिया, उसने बोला रखो तो रख दिया, उसका कोई टेन्यूर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्लियामेंट, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड सही है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, पहली स्टेटमेंट सही है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, सही है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो ये पहली स्टेटमेंट ही मैंने ना ऐसी रखी थी कि बच्चा यहीं पे, अच्छा ये पहली वाली तो सही है, क्या बोलते हैं वीडू खाना, वो गलत है। यहाँ पे प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा से आपका पार्लियामेंट बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद में दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, संसद का संयुक्त सत्र लोकसभा की अध्यक्षता द्वारा बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन तो भाई लोकसभा के स्पीकर ही करता है। और ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट बट कॉल्ड बाय द लोकसभा। बताओ उल्टी ये दोनों टर्म है, कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, कॉल्ड बाय द, कहां पे लिखा कॉल्ड बाय, हाँ कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड हेडेड बाय द लोकसभा स्पीकर, ध्यान में रखना। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं, बस ये ध्यान रखते। तो सेकंड इज द राइट आंसर आएगा, सेकंड स्टेटमेंट सही है, उन्होंने यही बोला, सही स्टेटमेंट बताओ। 38 द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मस्ट बी, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेड होता है वो कौन होगा, वो एक रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, वो एक लॉयर होगा, एलिजिबिलिटी होगी जिसकी जज ऑफ हाई कोर्ट की, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा या रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, कौन होगा, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगा वही हमेशा एनएचआरसी का क्या बनता है, चेयरमैन बनता है। आपने मुझे एनएचआरसी का अभी राइट नाउ चेयरमैन का नाम बताना है। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं वो एक टीचर के माइंड में होता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आंसर आपको वहां पे देना है। विच आर्टिकल हैज द प्रोविजन दैट यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी। आर्टिकल 275, 280, 265 या 360, क्या आंसर होगा यहाँ पे, तो आंसर बनेगा 275 इज द राइट आंसर। मैंने बोला कुछ क्वेश्चन आपके लिए टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, कुछ बहुत ज्यादा इजी जो है वो आपको मिलेंगे, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ डाले गए। लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट,
इफ ए प्रोक्लेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन। अगर देश में इमरजेंसी लगी है तो स्टेट लिस्ट जो कि 7वें शेड्यूल में दी गई, 7वीं अनुसूची में दिया गया स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, सेंटर जो लॉ बनाएगी। कौन से आर्टिकल में लिखा है? 256, 249, 275 या 365? किस में लिखी है ये बात? सो आंसर होगा आपका 249 इज द राइट आंसर। देखो स्टेट लिस्ट पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो वो आर्टिकल 249 के अंडर जो है वो बना सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हमारा एचपी एलाइड का बैच नंबर 5 वो हमारा स्टार्ट है 27 नवंबर से। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है 7814846248 पे आप ले सकते हैं। कम से कम आपकी 60 to 70 वैकेंसीज आ सकती हैं। 40% ऑफ के साथ ये बैच आपको मिलेगा। इसके साथ साथ एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच 6 भी हमारा लॉन्च हो रहा है 6 दिसंबर से। 50% ऑफ के साथ ये बैच आपको मिलेगा। 7814846248 पे कॉल करके आप इस बैच को ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। इसका टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। ऑल द इन्फॉर्मेशन हमारी यहीं पे मिलती हैं। सो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।